क्या हाल है दोस्तों। तो यार अपन वेक्टर्स अपना चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे ऑलरेडी। अपन ने वेक्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन सब सीख लिया है। अपना वेक्टर मल्टीप्लिकेशन चल रहा है जिसमें अपन ने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था। डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट जिसको हम बोलते हैं, और उसके एप्लीकेशंस आज हम पढ़ने वाले हैं कि फिजिक्स में या फिर मैथ्स में तुम जो क्या एप्लीकेशन उसके समझोगे, क्या कहाँ कहाँ पे उसके एप्लीकेशंस की हमें ज़रूरत पड़ेगी। वो कुछ बेसिक आइडियाज़ हम समझेंगे। सारे एप्लीकेशन तो ऑब्वियसली नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अभी समझ में भी नहीं आएंगे पूरी फिजिक्स के जितने भी एप्लीकेशंस हैं डॉट प्रोडक्ट के। बट हाँ, कुछ बेसिक आइडियाज़ जो तुमने ऑलरेडी या तो पढ़ रखे हैं या फिर तुम आसानी से समझ सकते हो, जिनकी डेफिनेशन तुमने सुन रखी है, उनके बारे में थोड़ी डिस्कशन करेंगे कि हाँ यहाँ यहाँ पे तुम्हें काम में आएंगे और किस किस तरीके से वो काम में लिए जा सकते हैं। तो भी अगर तुम्हें लेक्चर्स अच्छे लग रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना अपना, जहाँ पे तुम्हें सारे लेक्चर्स वगैरह और लिंक वगैरह सारी क्लासेस की अपडेट मिलती रहती है रेगुलरली। व्हाट्सएप पे कोई डाउट हो तो तुम मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे। ठीक है, उसके बाद में अपना 24/7 डाउट सेशन चलता रहता है माफियाज डाउट क्लर्स ग्रुप पे। तो अपने डाउट का भी पोस्ट कर सकते हो। जैसे मैं फ्री होता हूँ मैं डाउट का आंसर कर देता हूँ, अदरवाइज अदर और भी बच्चे जो हैं वो तुम्हारे आंसर का रिप्लाई कर देते हैं। दूसरा, पूरा का पूरा फ्री कोर्स है तो अपने दोस्तों को रिकमेंड कर सकते हो, है ना। जैसे तुम्हें ज़रूरत लगे वैसे वैसे कर सकते हो। डेली तुम्हारे होमवर्क भी मिलता है। तो अभी तो जैसे वेक्टर वगैरह बेसिक मैथ चल रहा है तो इसका कोई प्रॉपर किसी बुक से होमवर्क बनता नहीं है, फिर भी मैंने एचसीवी में जितने क्वेश्चन है वो तुम्हें होमवर्क दिए हैं तो वो तुम कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट चैप्टर जैसे पूरा पूरा काइनेमेटिक्स स्टार्ट हो जाएगा, और कल से अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी स्टार्ट हो रहा है। ठीक है ना, ट्यूसडे है ना, कल ट्यूसडे से अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट हो रहा है। तो वही सेम शाम को उसी टाइम पे क्लासेस हो जाएंगी। सारी अपडेट्स के लिए तुम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, सारी अपडेट्स यहाँ पे मिल जाती हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं यार। वेक्टर का लेक्चर नंबर 8 है ना, जिसमें अपन डॉट प्रोडक्ट के एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। सबसे पहला एप्लीकेशन है पैरेलल एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। कि कोई दो वेक्टर हैं, उस वेक्टर का किसी एक वेक्टर के अलोंग उसका पैरेलल या परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कैसे हम ब्रेक करके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर बोला जाए कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी, यानी दो वेक्टर हैं बी और ए का प्रोजेक्शन देखना हमें बी के अलोंग, तो कैसे दिखा जाएगा प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन होता क्या है। जैसे हमने देखा था ये कोई वेक्टर है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये हमने देखा कि ये कोई आर वेक्टर है। इसका एक्स एक्स में प्रोजेक्शन क्या है। एक्स एक्स में प्रोजेक्शन का मतलब कि वहां तक इस वेक्टर को ड्रॉ करने के लिए तुम्हें एक्स में कितना प्रोजेक्शन देखना पड़ेगा, यानी कि एक्स में कितना चलना पड़ेगा। वाई में ये डिस्प्लेसमेंट है तुम्हारा, जेड में डिस्प्लेसमेंट है। तो वैसे ही अगर तुम्हें यहाँ से यहाँ तक जाना है तो तुम्हें बी के अलोंग कितना चलना पड़ेगा। बी के अलोंग कब डालोगे, जब बी के परपेंडिकुलर लाइट डालो तो बी पे जितनी छाया बनेगी, इसकी जितनी शैडो बनेगी वो बी के अलोंग प्रोजेक्शन है। कि तुम्हें यहाँ पे पहुंचने के लिए तुम्हें बी के अलोंग इतना चलना पड़ेगा, उसके परपेंडिकुलर इतना चलना पड़ेगा। समझ में आ गई क्या बात। ये दो कंपोनेंट पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होते हैं। हालांकि पैरेलल कंपोनेंट 99 या 100% जगह पढ़ाया जाता है, लेकिन ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ज़्यादा कोई मुश्किल बात भी नहीं है, लेकिन 95% 90% जगह पे पढ़ाया नहीं जाता है। ठीक है, हम पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे कि प्रोजेक्शन है क्या और उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और तुम खुद भी कैलकुलेट कर पाओगे, इसमें कोई बहुत भारी समस्या है ही नहीं। बस अगर हम प्रोजेक्शन समझ जाएं क्या है तो फिर तुम खुद कैलकुलेट कर लोगे कि अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर मुझे यहाँ पे पहुंचना था तो एक्स में इतना चलना पड़ा, वाई में इतना चलना पड़ा। तो एक्स में जितना चलना पड़ा वो एक्स का प्रोजेक्शन था, वाई में जितना चलना पड़ा वो वाई का प्रोजेक्शन था। सेम चीज़ यहाँ पे है कि अगर तुम ये एक वेक्टर बी डिफाइन कर रखा है और तुम बोलो कि यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए बी में कितना चलना पड़ेगा, तो बी में कितना चलना पड़ेगा, यहाँ पे शेडो डालो, लाइट डालो, तो ए वेक्टर जो बी पे शेडो बनाएगा उतने लेंथ की बनाएगा। ये लेंथ तुम्हें इसमें चलनी पड़ेगी एक तरीके से। ये लेंथ तुम्हें बी के अलोंग चलनी पड़ेगी, और जो लेंथ बी के अलोंग चलनी पड़ेगी वही तुम्हारा बी के अलोंग शेडो बी के पैरेलल कंपोनेंट होगा। ये पैरेलल कंपोनेंट होगा, और उसके परपेंडिकुलर कितना चलना पड़ेगा, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा। बस यही दो चीज़ें हैं। अगर इतना समझ में आ गया तो कंपोनेंट वगैरह या फिर प्रोजेक्शन वगैरह में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब तुम खुद से कर सकते हो। अगर अपन ने तुमने पीछे के सारे लेक्चर डिटेल में करे हैं ना, तो ये तुम्हें चीज़ें बहुत आसान लगेंगी। बस तुम्हें बताने की जरूरत है कि ये होता क्या है, डिफाइंड कैसे है। जैसे ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट, उसके अलोंग मैं इस कलर से शो कर लेता हूँ ताकि तुम्हें विजिबल अच्छे से हो जाए। ठीक है, उसके बाद में हाँ पैरेलल कंपोनेंट ये इस तरीके से, ये तो पैरेलल कंपोनेंट बन गया। ए का पैरेलल कंपोनेंट बी की डायरेक्शन में, और ये ए का परपेंडिकुलर। समझ में आ गई क्या बात। ये ए का पैरेलल और ए का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो अगर मैं पैरेलल कंपोनेंट की बात करूं तो यार देखो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, और राइट एंगल ट्राइंगल में कंपोनेंट लेना हमने सीखा था कि ये अगर ए वेक्टर था तो इसका मैग्नीट्यूड ए बनेगा, और इसके अंदर कंपोनेंट अगर मैं लिखूं, मैं अगर ढंग से लिखूं कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड अगर सिर्फ मैं लिखना चाहूँ मैग्नीट्यूड कितना होगा। इसको मैंने ए पैरेलल बोला,
तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल से मैं लिख सकता हूँ कि जो ए है इसका कोस थीटा कॉम्पोनेंट है, तो ए पैरेलल है ए का कोस थीटा कॉम्पोनेंट, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो ये तो 90 डिग्री है, यहाँ पे ये 90 डिग्री बन रहा है अंदर और बाहर, तो 90 डिग्री बन रहा है, तो ए हाइपोटेनस इस ट्रायंगल का और ए का कोस थीटा कॉम्पोनेंट, मैग्नीट्यूड तो बन जाएगा ए कोस थीटा कॉम्पोनेंट ए पैरेलल का। ए पैरेलल मतलब ए का कॉम्पोनेंट बी के पैरेलल, पैरेलल कॉम्पोनेंट लिख लें, पैरेलल कॉम्पोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, तो ए पैरेलल तो बन जाएगा सीधा सीधा ए कोस थीटा, ये इसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है। लेकिन अगर वेक्टर पैरेलल वेक्टर कॉम्पोनेंट, पैरेलल पैरेलल वेक्टर कॉम्पोनेंट बोलें या फिर वेक्टर फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना चाहें, तो ए पैरेलल वेक्टर क्या बन जाएगा, देखो मैग्नीट्यूड इनटू ए पैरेलल की डायरेक्शन। भाई कोई भी वेक्टर क्या लिखा जाता है, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। सबसे पहले तो ये समझो कि ये मैग्नीट्यूड किसे है, ये ट्रायंगल से, ये अगर ये है तो ये ए का कोस थीटा कॉम्पोनेंट बनेगा, या फिर सीधे लिखो कोस थीटा, लिखो कोस थीटा क्या बनेगा, बेस ए पैरेलल अपॉन में हाइपोटेनस ए, इस ट्रायंगल से। तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक इनिशियल पोजीशन से फाइनल तक पोजीशन पहुंचने के लिए एक्स में बी में इतना चलना पड़ेगा, तो ये बी के अलोंग कॉम्पोनेंट हो गया, परपेंडिकुलर इतना जाना पड़ेगा तो ये परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट हो गया। तो पैरेलल कॉम्पोनेंट के लिए इधर की तरफ देखा कोस थीटा ए पैरेलल बाई ए, तो ए पैरेलल आ गया ए कोस थीटा, साथ में ए को उसके डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर दो, भाई ए पैरेलल इस तरफ है वेक्टर, इतने मैग्नीट्यूड का है जो कि मैग्नीट्यूड ए कोस थीटा है, और किसके डायरेक्शन में है, बी की डायरेक्शन में, तो उसके डायरेक्शन क्या है, ए पैरेलल की डायरेक्शन है, सिंस ए पैरेलल की जो डायरेक्शन, भाई ए का पैरेलल कंपोनेंट किसकी डायरेक्शन में, बी की डायरेक्शन में, तो जो डायरेक्शन होगी वो बी की तो होगी, भाई बी की डायरेक्शन में है। तो ए पैरेलल का वेक्टर अगर तुम्हें लिखना हो कि ए पैरेलल वेक्टर कंपोनेंट, वेक्टर कंपोनेंट कितना है, तो वो ए कोस थीटा इंटू बी कैप, ये क्या बन जाएगा, पैरेलल कंपोनेंट। ये तुम बेसिक समझो इसका, ये तुम्हें फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें जब भी कंपोनेंट की बात आए तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए, अगर ए का बी के अलोंग लेना है तो ये एंगल थीटा है, तो ये पैरेलल कंपोनेंट तो ए कोस थीटा बन जाएगा, और वो बी की डायरेक्शन में होगा, तो मैग्नीट्यूड ए कोस थीटा इनटू डायरेक्शन बी कैप, वो वेक्टर कंपोनेंट बन गया। और मैग्नीट्यूड की बात करें तो सिर्फ ए कोस थीटा हो गया। बहुत मुश्किल तो नहीं है ना यार, बहुत आसान चीज़ है, लेकिन ये बहुत बच्चों को दिक्कत कर देती है कई बार, अगर वो ढंग से समझते नहीं है कि प्रोजेक्शन होता क्या है। तो अगर इतना ही समझोगे तो मोर देन सफिशिएंट है कि पैरेलल में वो परपेंडिकुलर डाल लेना है उसके एंड से, भाई यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना चलना पड़ा बस वो समझना है, एक्स बी के डायरेक्शन में इतना चलना पड़ा, बी के परपेंडिकुलर इतना चलना पड़ा, जितना चलना पड़ा वही प्रोजेक्शन है, ठीक है। अब देखो इसको अगर मैं दूसरे तरीके से लिखूं तो ए पैरेलल को मैं लिख सकता हूं, ए पैरेलल वेक्टर को ए कोस थीटा डॉट बी कैप, ये क्या बन जाएगा, वेक्टर बन जाएगा ए कोस थीटा डॉट बी कैप, या फिर मैं लिखूं ए कोस थीटा डॉट बी कैप को लिख सकता हूँ बी वेक्टर अपॉन में बी, ठीक है ना। साथ में कोस थीटा को भी मैं लिख सकता हूँ, कोस थीटा को लिख सकता हूँ ए डॉट बी अपॉन में ए बी, ए डॉट बी अपॉन में ए बी लिख सकता हूँ। अब देखो यहाँ पे ए से ए कट गया, कोस थीटा को ए डॉट बी अपॉन में ए बी लिखा जा सकता है, एंगल बिटवीन वेक्टर्स यहाँ पे अलग से लिख लेते हैं कि जो कोस थीटा बनेगा, कोस थीटा बनेगा ए डॉट बी अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड, ए डॉट बी अपॉन में ए बी, ये लिखा जा सकता है। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ए डॉट बी अपॉन में बी डॉट बी अपॉन में बी, बट ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड से जो है वो एक्सप्रेशंस बन जाते हैं, इसलिए हमें बिल्कुल बेसिक वाला याद रखना है कि ये वाला, आगे तुम कितने पार्ट में इसको ब्रेक कर लो कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ बेसिक यही रहेगा कि ए का कोस थीटा कॉम्पोनेंट लो बी की डायरेक्शन में और बी की डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर दो, वो वेक्टर कॉम्पोनेंट बन जाता है। अब उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में अगर मुझे मैग्नीट्यूड देखना है ए का पैरेलल कॉम्पोनेंट, वो ए कोस थीटा है, लेकिन अब इसको ब्रेक करेंगे तो थोड़ा आसान बनेगा, ए इंटू कोस थीटा को लिखेंगे ए डॉट बी अपॉन में ए बी। अब ध्यान से देखो ए डॉट बी अपॉन में ए बी में ए से ए कट गया, ए से ए कटा तो ये बन जाएगा ए डॉट बी अपॉन में बी, और बी अपॉन में बी, इसको क्या लिखा जा सकता है, बी वेक्टर अपॉन में बी का मैग्नीट्यूड, इस चीज़ को लिखा जा सकता है बेटा बी कैप लिखा जा सकता है। अगर इसको बी कैप लिखा जा सकता है तो ए पैरेलल कंपोनेंट क्या बन जाएगा, ए पैरेलल कंपोनेंट जिसको हम ए कोस थीटा बोल रहे थे वो ए वेक्टर डॉट बी कैप बन गया, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट तुम्हें स्केलर नंबर देता है, तब तुम बोलोगे कि ये तो ए कोस थीटा तो ए कोस थीटा तो मैग्नीट्यूड था, तो लेकिन ए डॉट बी तो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, लेकिन डॉट प्रोडक्ट हमें मैग्नीट्यूड ही तो देता है, यही तो देगा ए डॉट बी क्या, बी कैप के साथ में, यानी कि बी की डायरेक्शन के साथ में, है ना। बिल्कुल वही बन रहा है कि हमें जिसकी डायरेक्शन में कंपोनेंट लेना है उसकी डायरेक्शन से डॉट प्रोडक्ट कर दो ना, उसका मैग्नीट्यूड मत लो, उसकी डायरेक्शन लो कि इस डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट है, इसके साथ में इस डायरेक्शन का डॉट प्रोडक्ट कर दो, इसका कंपोनेंट आ जाएगा।
भाई इसी डायरेक्शन में चाहिए था ना, तो इस डायरेक्शन का बी की डायरेक्शन क्या बनेगी बी कैप। तो डायरेक्शन के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो जिस डायरेक्शन के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे उसी डायरेक्शन में उस वेक्टर का कितना कंपोनेंट है ये तुम्हें पता चल जाएगा। समझ में आ गई क्या बात? ये इसका मीनिंग है और ये पैरेलल कंपोनेंट है। क्लियर है? अब परपेंडिकुलर कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है। परपेंडिकुलर कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट मैं बताऊंगा उससे पहले तुम खुद सोचो कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैसे ही आ सकता है। ये ट्रायंगल ऑब्जर्व करो और ट्रायंगल ऑब्जर्व करके सोचो कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैसे ही आ सकता है। तुमने नेट वेक्टर पता है, पैरेलल कंपोनेंट पता है। अब आई थिंक तुम्हें आइडिया ऑलरेडी हो चुका होगा, अगर तुमने ये डायग्राम को सही से समझा है तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैसे आएगा। बट ठीक है, ये हम करेंगे। उससे पहले हम बी का अगर कंपोनेंट निकाल लें ए की तरफ पैरेलल वाला, वो देख लेते हैं। तो चाहे ए का बी की तरफ निकालूंगा, जब मैं ए का कंपोनेंट बी की तरफ निकाल रहा था तो ए को बी के डॉट से डायरेक्शन से डॉट प्रोडक्ट कर रहा था। तो जब मैं बी का कंपोनेंट ए की डायरेक्शन में निकालूंगा, कि यानी कि जब मुझे यहाँ से यहाँ जाना पड़ा बी के लॉन्ग, तो ए में कितना चला, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दो भाई, ए के परपेंडिकुलर डाल दो कि तुम्हें इतना चलना पड़ा यहाँ पे और उसके परपेंडिकुलर आना पड़ा यहाँ पे। तो यहाँ से यहाँ तक आने के दो रास्ते हैं, पैरेलल ए के पैरेलल इतना चलना पड़ेगा, ए के परपेंडिकुलर इतना चलना पड़ेगा, जो कि तो रिजल्टेंट तुम्हारा बी हो। तो ये तुम्हारा इसका ए के अलोंग कंपोनेंट हो जाएगा। उसके लिए तुम्हें बी को एक ही डायरेक्शन से डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा, वही तो बात है। उसके लिए तुम्हें बी को एक ही डायरेक्शन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डायरेक्शन बनाओ, तुम परपेंडिकुलर कंपोनेंट के बारे में सोचना, मैं तुम्हें ये पैरेलल कंपोनेंट्स बना करके दिखा देता हूँ। इसको मैं नीचे शिफ्ट कर देता हूँ, फिर हम लिखेंगे। फिर हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी ड्रॉ करेंगे। प्रोजेक्शन ऑफ बी along and perpendicular to A, projection of B along and perpendicular to A। हाँ, अब देखो, अगर तुम्हें परपेंडिकुलर और पैरेलल कंपोनेंट लेना है तो B का A के along देना है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डाल देंगे 90 डिग्री। तो यानी कि अब क्या बना, तुम्हें A के along जाने के लिए एक तो ये वेक्टर कंपोनेंट लेना पड़ेगा, B का पैरेलल कंपोनेंट है A की डायरेक्शन में, और ये जो तुम्हारा वेक्टर है ये B का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है A के। अब मैं लिख रहा हूँ कंपोनेंट्स ऑफ B पैरेलल टू ए वेक्टर। बी वेक्टर का ए वेक्टर की डायरेक्शन में कंपोनेंट पैरेलल कंपोनेंट। तो वही बात है ना यार, अगर इस ट्राइंगल से अब मैं देखूंगा तो बी हाइपोटेनस है और ये एंगल थीटा है, तो जिधर थीटा होता है उधर कंपोनेंट कोस थीटा आता है। तो बी पैरेलल को क्या मैं बी कोस थीटा लिख सकता हूँ, सिंपल ही तो है। तो बी का पैरेलल कंपोनेंट बी कोस थीटा, और कोस थीटा को मैं लिख दूंगा ए डॉट बी अपॉन में ए बी। तो बी से बी कट जाएगा, ये ए अपॉन में ए डॉट बी, यानी कि बी पैरेलल को लिखा जा सकता है ए कैप डॉट बी। तो देखो, या फिर ए डॉट बी डॉट है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता डॉट प्रोडक्ट में, तो इसको बी वेक्टर डॉट ए कैप भी लिखा जा सकता है। तो बी का पैरेलल कंपोनेंट क्या बन जाएगा, बी वेक्टर डॉट ए कैप। ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा। समझ में आ गई क्या बात, कोई समस्या? ठीक है, तो अब ये जो चार अपने रिजल्ट हैं इनको फिल कर लेते हैं। अब इसमें पूछा गया है कि प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, ए का बी के अलोंग चाहिए। तो ए का बी के अलोंग क्या होगा, उन दोनों के बीच में अगर एंगल थीटा है तो ए का कोस थीटा कंपोनेंट बी की तरफ होगा और ए का साइन थीटा कंपोनेंट परपेंडिकुलर होगा। ए का कोस थीटा कंपोनेंट बी की तरफ होगा, ए का साइन थीटा कंपोनेंट परपेंडिकुलर होगा। दूसरा, बी का कोस थीटा कंपोनेंट ए की डायरेक्शन में होगा और बी का साइन थीटा कंपोनेंट उसके परपेंडिकुलर होगा। तो अगर अलोंग बी चाहिए तो ए कोस थीटा, ए का कंपोनेंट चाहिए ना, तो ए को ब्रेक करना है तो ए कोस थीटा पैरेलल हो जाएगा, और ए कोस थीटा को लिख सकता हूं मैं ए डॉट बी कैप। कोई समस्या है क्या? ए कोस थीटा या फिर ए का बी की डायरेक्शन में, तो ए का डॉट प्रोडक्ट बी कैप से। मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, अच्छा इसमें बोलो हाँ वेक्टर प्रोजेक्शन, और ये नीचे मैग्नीट्यूड तो सिर्फ ए कोस थीटा या फिर ए डॉट बी कैप बन जाएगा। यहाँ पे हमें लिखना है वेक्टर प्रोजेक्शन। वेक्टर प्रोजेक्शन क्या बन जाएगा, ए कोस थीटा तो मैग्नीट्यूड है, लेकिन ये मैग्नीट्यूड किसकी डायरेक्शन में है, बी की डायरेक्शन में। तो बी कैप से यानी कि डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वेक्टर बन जाएगा पूरा का पूरा। तो ये पैरेलल वेक्टर बन गया। इसको बी पैरेलल वेक्टर लिख सकते हैं, हम ऐसा कर लेते हैं, पूरे तरीके से अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर लेते ताकि तुम्हें बाद में कभी कोई दिक्कत ना आए। बी पैरेलल, सॉरी ए पैरेलल, ए का पैरेलल कंपोनेंट बी के अलोंग। ठीक है, ये आ जाएगा। अब
ए कोस थीटा बी कैप लिखा जा सकता है। फिर मैग्नीट्यूड को ए डॉट बी कैप लिखा, ए डॉट बी कैप तो मैग्नीट्यूड बना, उसको भी बी कैप से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब जाके डायरेक्शन बनेगी। और मैग्नीट्यूड के लिए तो ए कोस थीटा और बी कैप, ठीक है, डॉट कर देना। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए अलोंग बी अलोंग ए, बी का एक ही डायरेक्शन में, बी का एक ही डायरेक्शन में कंपोनेंट जो बनेगा उसको बी पैरेलल बोल दिया, एक ही डायरेक्शन ए के पैरेलल, तो बी पैरेलल क्या बन जाएगा, बी कोस थीटा। बी का कंपोनेंट करना है एक ही डायरेक्शन है तो बी कोस थीटा बनेगा, या फिर बोलो बी डॉट ए कैप बनेगा, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। अब अगर तुम्हें वेक्टर कंपोनेंट चाहिए तो तुम लिखोगे बी पैरेलल वेक्टर, बी का पैरेलल कंपोनेंट का वेक्टर एक ही डायरेक्शन में, तो मैग्नीट्यूड तो बी कोस थीटा, डायरेक्शन किस में, ए में, तो एक ही डायरेक्शन यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि पूरा वेक्टर बन जाए। या फिर मैग्नीट्यूड को बी कोस थीटा की जगह बी डॉट ए कैप भी लिख सकते थे, ये मैग्नीट्यूड बना, दोबारा से ए कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वेक्टर बन जाएगा। समझ में आ गई क्या यार? तो आई होप ये चीज़ें तुम्हें समझ में आ गई होंगी, और जैसा मैंने तुम्हें अभी बताया पैरेलल कंपोनेंट समझाया और परपेंडिकुलर तुम्हें बना के दिखाया, तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि परपेंडिकुलर कैसे बनेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो, प्रोजेक्शन ऑफ ए परपेंडिकुलर टू बी, जो कि 90% या 95% जगह पे नहीं बताया जाता, सिर्फ पैरेलल बता के छोड़ दिया जाता है। बट परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैलकुलेट करना इतना भी मुश्किल नहीं है। कैसे? हमने देखा कि यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकाल लेता हूँ, चलो प्रोजेक्शन ऑफ ए परपेंडिकुलर टू बी, बी के परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर डाल दिया हमने, ये कंपोनेंट परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, ए का परपेंडिकुलर कंपोनेंट बी के परपेंडिकुलर, ए का बी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये तुम्हारा पैरेलल कंपोनेंट था, ये ए का पैरेलल कंपोनेंट था। अब देखो ध्यान से देखो, अगर मैं इसको वेक्टर बनाऊं ए पैरेलल वेक्टर, इसको ए परपेंडिकुलर वेक्टर, और ये तुम्हारा ए वेक्टर, तो इस पूरे ट्रायंगल लॉ से ए पैरेलल प्लस ए परपेंडिकुलर से मिलके ही तो ए वेक्टर बना होगा। जैसे आई कैप प्लस एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप से ही नेट रिजल्टेंट पोजीशन वेक्टर बनता है एक्स वाई प्लेन में, वैसे ही बी के अलोंग तो ए पैरेलल और बी के परपेंडिकुलर ए परपेंडिकुलर, उनसे मिलकर के ए वेक्टर बना है। तो मैं लिख सकता हूँ ए वेक्टर इक्वल टू ए पैरेलल वेक्टर प्लस ए परपेंडिकुलर वेक्टर, खत्म बात। यहाँ से ए परपेंडिकुलर वेक्टर सीधा ही आ सकता है ना, ए का परपेंडिकुलर कंपोनेंट बी से, टोटल ए में से पैरेलल कंपोनेंट माइनस कर दिया, तुम्हारा परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ गया। ये क्या है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ ए, ऐसे लिख देते हैं, कंपोनेंट ऑफ ए का कंपोनेंट किया है, परपेंडिकुलर टू बी किया है, इस ए का कंपोनेंट किया है लेकिन बी के परपेंडिकुलर किया है, वो कंपोनेंट है ये। सिमेट्रिकली बी का ए से परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या बनेगा, यहाँ से लिख सकता हूँ। अब मैं ये जो डायग्राम था, यहाँ से मैं सीधे सीधे लिख सकता हूँ, यहाँ से अब मैं ये लिख सकता हूँ कि जो बी वेक्टर बन रहा होगा, ये बी वेक्टर, बी पैरेलल और बी परपेंडिकुलर का रिजल्टेंट इसका और इसका रिजल्टेंट ये बनेगा। तो मैं लिख सकता हूँ बी वेक्टर जो होगा, बी का पैरेलल कंपोनेंट ए के अलोंग प्लस बी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ए से, तो बी परपेंडिकुलर वो आ जाएगा बी वेक्टर माइनस बी पैरेलल वेक्टर, तो वो एक ही है। एक को कर लो, किसी एक को ए मान लो, फिर दूसरे को बी मान लो, फिर कंपोनेंट कर लो। तो ये कंपोनेंट क्या लिखा जाएगा, लिखा जाएगा कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, खत्म बात। ये वाला कंपोनेंट हम कौन सा कैलकुलेट कर रहे हैं, ये वाला कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ पे कौन सा कैलकुलेट किया था, ये वाला कैलकुलेट किया। मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो वो तो सीधे ही आ सकता है, मैग्नीट्यूड तो सीधे ही आ सकता है। तुम ही बताओ, अगर ये एंगल थीटा है तो इधर कंपोनेंट कोस थीटा, तो ये साइन थीटा बन जाएगा, ए परपेंडिकुलर, ये तो ए साइन थीटा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। ए कोस थीटा पैरेलल कंपोनेंट और ए साइन थीटा परपेंडिकुलर कंपोनेंट। सिंपली यहाँ पे भी बी परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिखा जा सकता है बी साइन थीटा से। कोई बड़ी भारी मैथ है ही नहीं। अगर तुम्हें चीज़ समझ में आ गई कंपोनेंट किस चीज़ को बोल रहे हैं, तो फिर समझ में आ गया अब कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए तुम्हें दो, एक तो बी के अलोंग एक एक्स, ए के अलोंग एक एक्सिस मान ली, उसके परपेंडिकुलर एक्सिस माननी है, तो ए के अलोंग कितना चलना पड़ेगा, परपेंडिकुलर कितना चलना पड़ेगा, ये दो कंपोनेंट है बस, इनकी तुम्हें वैल्यू निकालनी है। तो कोई बहुत बड़ी भारी बात है ही नहीं, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आया होगा तुम्हें परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी क्या होता है, ये भी जरूरी है ना। नेक्स्ट, फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन ऑल्सो। सिंपल सा सवाल है, खुद से ट्राई करने की कोशिश करो, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना और तुम्हें अच्छे समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोजेक्शन ऑफ ए, ये मान लो ए वेक्टर, और अलोंग बी पूछा है, ये मान लो ये ए वेक्टर है, ठीक है, ये बी वेक्टर है,
इन दोनों के बीच में एंगल ये थीटा है। अगर एंगल थीटा होता तो कोस थीटा कर लेंगे या फिर डॉट निकाल लेंगे, एक ही बात है, हमें तो आता है, एंगल निकालना भी आता है। तो ए का बी के अलोंग, देखो ये तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, यहाँ से परपेंडिकुलर डाला, और ये पैरेलल कंपोनेंट होगा, ये ए का पैरेलल कंपोनेंट, ये ए का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। लेकिन हमें पता है कि ए का पैरेलल कंपोनेंट जैसे भी, देखो वेक्टर किधर है तुम्हें कोई मतलब नहीं है, तुम बस दो बना लो, एक ये एक ये। अब इसका कंपोनेंट निकालना है ना, यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल दो, ये दिख जाएगा तुम्हें ए कोस थीटा। समझ में आ गई बात? या फिर सीधे याद रख लो कोस थीटा कंपोनेंट तो पैरेलल वाला होता है, साइन थीटा परपेंडिकुलर वाला। तो ए का पैरेलल कंपोनेंट बनेगा ए कोस थीटा, या फिर ए का बी की डायरेक्शन में कंपोनेंट चाहिए ना, तो बी की डायरेक्शन से डॉट प्रोडक्ट कर दो, जिसकी डायरेक्शन में चाहिए उसकी डायरेक्शन से डॉट प्रोडक्ट, डायरेक्शन यानी कि यूनिट वेक्टर। वो कैसे आएगा? कोस थीटा को ए डॉट बी अपॉन में ए भी लिख के, जैसे ऊपर कैलकुलेट किया था यही वाला, हाँ ए डॉट बी अपॉन में ए भी लिख दिया, ऐसे कट गया, ए डॉट बी कैप बन गया है। ठीक है, अब कर दो ए का पैरेलल कंपोनेंट सीधे ही, या तो कोस थीटा निकाल करके ए डॉट बी अपॉन में ए बी सी वो मल्टीप्लाई करो, या फिर सीधा ही कर दो। ए वेक्टर लिख दो 2 i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, डॉट करना बी कैप से। बी कैप क्या होगा? बी वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो ए पैरेलल क्या बन जाएगा? 2 i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, डॉट बी वेक्टर क्या बनेगा? आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और इसका मैग्नीट्यूड क्या बनेगा? स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अब देखो डॉट प्रोडक्ट करना है, नीचे तो √3 आ ही गया, उसमें तो कोई समस्या ही नहीं है, ये वाला मैग्नीट्यूड, और आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ, तो ये बन जाएगा 2 + 1 - 1। तो ए पैरेलल कंपोनेंट कितना बचेगा बेटा? 2/√3। समझ में आ गई बात? अब अगर फिर से अगर ए का पैरेलल कंपोनेंट वेक्टर में निकालना है, वेक्टर कंपोनेंट निकालना है, तो ए पैरेलल इंटू ए पैरेलल का डायरेक्शन, और ए पैरेलल की डायरेक्शन बी की डायरेक्शन है, और बी का डायरेक्शन तो हमने बी कैप यही तो निकाला, बी कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा ए पैरेलल कंपोनेंट कितना, ये 2/√3 इसका मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन वापस से आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अपॉन में √3, इससे दोबारा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो √3 से √3 3 बन जाएगा। ए का पैरेलल कंपोनेंट बन जाएगा बेटा 2/3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये पूरा का पूरा वेक्टर कंपोनेंट आ जाएगा। ये वो ए पैरेलल जो वेक्टर बना था वो वेक्टर ही निकल के आ गया, ये जो वेक्टर बना था ये वेक्टर ही निकल के आ गया पूरा का पूरा, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या यार? आई डोंट थिंक कि इसमें किसी को कोई समस्या होगी। तो आ जाओ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, इस वेक्टर का इसके अलोंग प्रोजेक्शन निकालना है, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन ऑल्सो, मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन ऑल्सो। ठीक है, फिर पूछा फाइंड कंपोनेंट ऑफ ए परपेंडिकुलर टू बी, ठीक है वो भी निकाल देंगे। फिर से वही बात, खुद से ट्राई करने की कोशिश करो, सोल्व हो जाएगा। ए वेक्टर का यानी कि ये ए वेक्टर है, इसका बी के डायरेक्शन में प्रोजेक्शन निकालना, हम तो डायग्राम वही बना लेंगे हर बार, ये परपेंडिकुलर और ये पैरेलल कंपोनेंट बना दो, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट और ये पैरेलल कंपोनेंट, बस ये ए का पैरेलल कंपोनेंट, ये ए का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये तो बन जाएगा ए साइन थीटा और ये बन जाएगा ए कोस थीटा। ट्राइंगल से दिख रहा है हमें, इस ट्राइंगल से ये ए है तो इसका कोस थीटा कंपोनेंट इधर, साइन थीटा कंपोनेंट सामने। और अगर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही तो पिछले लेक्चर कर लोगे, तो मैं ये वैसे भी कोई भारी समस्या है नहीं, कोस थीटा साइन थीटा निकालना ट्राइंगल के अंदर। अब पहला क्वेश्चन है कि पैरेलल कंपोनेंट, पैरेलल का मैग्नीट्यूड बन जाएगा ए कोस थीटा या फिर ए वेक्टर डॉट बी कैप, तो निकाल लो ए पैरेलल का मैग्नीट्यूड, ए पैरेलल का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर बन जाएगा 2 i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, डॉट ये बन जाएगा आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। समझ में आ गई बात? ए पैरेलल कितना बनेगा? ए पैरेलल बन जाएगा आई का आई के साथ 2, जे का जे के साथ -1, के का के साथ -1 अपॉन में ये √3, लेकिन ये बन रहा है 0, ए पैरेलल 0 बन रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि पैरेलल कंपोनेंट है ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये बी है तो ऐसा कब हो सकता है कि तुम ए की डायरेक्शन में जाने के लिए तुम बी में चलना ही ना पड़े, वो तब हो सकता है जब ए उसके परपेंडिकुलर हो, कि तुम्हारा ये वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो इधर चलने के लिए तुम्हें बी की डायरेक्शन में चलने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए कोई कंपोनेंट आएगा ही नहीं। तो या तो हम यहाँ से भी देख सकते हैं अगर पैरेलल कंपोनेंट 0 मतलब वो परपेंडिकुलर होगा पूरा का पूरा, या फिर हम सेकंड में सोल्व करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा, यहाँ से हमें पता लग रहा है। या फिर मैं कोस थीटा निकाल लूँ,
कोस थीटा ए डॉट बी अपॉन में ए बी। ए डॉट बी अपॉन में ए बी जब तुम कैलकुलेट करोगे ना यार, तो ए डॉट बी करोगे तो 2 का 1 से, 1 का -1 से, -1 का 1 से, तो 2 -1 -1, 2 -1 -1 अपॉन में ए बी, और ये 0, यानी कि यहाँ से क्या पता चल रहा है कि थीटा कोस थीटा 0 है, कोस थीटा की वैल्यू 0 है, यानी कि थीटा 90 डिग्री। वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, और हमने देखा था पिछले लेक्चर में कि जब डॉट प्रोडक्ट 0 होता है तो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं, वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं। तो ए वेक्टर जो है वो पूरा का पूरा ए परपेंडिकुलर टू द बी ही है, जो पूरा वेक्टर है वही ए परपेंडिकुलर टू द बी है, यानी कि जो डायग्राम होगा एक्चुअल में वो डायग्राम ऐसा बन रहा होगा कि अगर ये बी है तो ए ऐसा है पूरा 90 डिग्री, पैरेलल में तो है ही नहीं, अदरवाइज होता तो भी हम ये लगाते कि ए वेक्टर होगा वो ए पैरेलल कंपोनेंट प्लस ए परपेंडिकुलर कंपोनेंट, लेकिन ये तो 0 है, यानी यहाँ से भी बोल सकता हूँ कि जो ए वेक्टर पूरा का पूरा है वही परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। तो बस परपेंडिकुलर कंपोनेंट वही ए वेक्टर है, जो कि कितना बनेगा, ए वेक्टर कितना है, ए वेक्टर अपना 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। हाँ, ये तुम्हारा क्या है, परपेंडिकुलर वेक्टर आ गया। क्लियर है? तो चलो आगे चलते हैं फिर, अगर इतना क्लियर है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज अ पार्टिकल ऑफ मास 2 kg, ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, फोर्स एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ दिस। एक फोर्स है जो 10 न्यूटन का इस डायरेक्शन के अलोंग लगता है, तो एक्सेलरेशन बतानी पार्टिकल की इन द डायरेक्शन ऑफ दिस। पहले तो सबसे पहले तो हमें देखो, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, और खुद से एक बार ट्राई करने की कोशिश करो, अदरवाइज मैं समझाता हूँ तुम्हें। मास 2 किलो का पार्टिकल के ऊपर, फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, मान लो ये पार्टिकल तुम्हारे पास में, ठीक है, 10 kg, इस पर फोर्स लग गया 10 न्यूटन का, लेकिन ये जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, ये जो डायरेक्शन है वो किसकी वेक्टर की डायरेक्शन है, ए कैप सॉरी आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, इस डायरेक्शन में लग रहा है। बट ये तो यूनिट वेक्टर नहीं है, हमें मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन रखना है, लेकिन इसकी डायरेक्शन में तो हमें इसकी उससे, मान लो ये ए वेक्टर है तुम्हारे पास में, तो एफ वेक्टर लिखने के लिए मैग्नीट्यूड तो 10 न्यूटन ठीक है, लेकिन डायरेक्शन भी तो चाहिए एफ की, और डायरेक्शन है एफ की ए की डायरेक्शन में, तो ये क्या बन जाएगा, एफ वेक्टर 10 न्यूटन इनटू डायरेक्शन क्या होगा, ये वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, यूनिट वेक्टर अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड क्या बनेगा दोस्त, स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 9 प्लस 4 प्लस 1, 9 प्लस 1 10 प्लस 4 14, तो ये बन जाएगा एफ वेक्टर जो बनेगा 10 अपॉन में रूट 14, 10 अपॉन में रूट 14 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, ये फोर्स वेक्टर बन गया। इसमें कोई समस्या किसी को नहीं है। तो अब एक्सेलरेशन देखो, एक्सेलरेशन जो बनेगा वो फोर्स बाई मास बनेगा, एक्सेलरेशन तो हम निकाल ही सकते हैं, फोर्स बाई मास कितना है बेटा, मास है 2 kg, तो ये 10 kg नहीं 2 kg है, ठीक है 2 kg है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो बन जाएगा 5 अपॉन में रूट 14 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, ये तुम्हारा एक्सेलरेशन वेक्टर बन गया। अब अगर एक्सेलरेशन वेक्टर इतना है तो हम बोल सकते हैं ना यार कि ये मान लो एक्सेलरेशन वेक्टर बन गया तुम्हारे पास में, एक्सेलरेशन वेक्टर बन गया, और तुमसे पूछा है कि एक्सेलरेशन का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, एक्सेलरेशन का भी वो कंपोनेंट जो इसके डायरेक्शन में और इसके परपेंडिकुलर हो। तो मान लो ये वेक्टर तुम्हारे पास वही वेक्टर है, ये वेक्टर तुम्हारे पास कोई सी वेक्टर है जो कि आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप है, इसके अलोंग और इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर तो ये बन जाएगा कंपोनेंट, और इसके अलोंग ये बन जाएगा, ये तो ए का पैरेलल कंपोनेंट, ये ए का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ए का पैरेलल कंपोनेंट तो ए कोस थीटा बनेगा, या फिर वेक्टर में निकालना चाहूँ मैं, ए का पैरेलल का वेक्टर कंपोनेंट तो मैग्नीट्यूड ए डॉट सी कैप, ए डॉट सी कैप तो हमें क्या बताएगा कि सी के डायरेक्शन में ए का कंपोनेंट है, इनटू में सी के डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो वेक्टर बन जाएगा। ये तो सिर्फ ये बताएगा कि ये मैग्नीट्यूड कितना है ए डॉट सी कैप, तो फिर डायरेक्शन से सी की डायरेक्शन, क्योंकि इस डायरेक्शन का कंपोनेंट मल्टीप्लाई भी करूंगा ताकि वेक्टर बन जाए, ये एंगल थीटा है इनका मान लो, तो वो अपने आप हो जाएगा ए पैरेलल, ए वेक्टर लिखा जाए कितना 5 अपॉन में रूट 14 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, ठीक है, डॉट करना है सी के साथ में, सी कैप के साथ में,
तो वो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और इसका मैग्नीट्यूड तुम्हें पता है स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट 3 बनता है। ये तो मैग्नीट्यूड आया। अब इनटू वापस से आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अपॉन में रूट 3, इसका यूनिट वेक्टर फिर से मल्टीप्लाई करूंगा। अब ये पूरा वेक्टर कॉम्पोनेंट निकल के आएगा। तो अब इसको सोल्व कर लेंगे। अब देखो आई का आई के साथ में डॉट, जे का जे के साथ में, के का के के साथ में, तो ये क्या बन जाएगा 5 अपॉन में रूट 13 इंटू ऊपर तो बन जाएगा 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 3 इंटू 1 3 अपॉन में रूट 3 और इंटू में आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अपॉन में रूट 3। अब ऊपर तो देखो 3, ये बन जाएगा 3 प्लस 2 5 और 1 6, और नीचे बन जाएगा रूट 3 इंटू रूट 3 3। तो देखो ये 3 मिल करके इसको काट देंगे और 2 टाइम्स, और नीचे है ये रूट 14। इतना समझ में आया कैलकुलेशन। तो ए का पैरेलल कंपोनेंट क्या बन जाएगा 5 इंटू 2 10 बन जाएगा, 10 अपॉन में रूट 14 इंटू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ये तुम्हारा कौन सा कंपोनेंट है बेटा, पैरेलल कंपोनेंट है। इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहो तो मैग्नीट्यूड निकालोगे तो इसका मैग्नीट्यूड रूट 3 है, तो 10 रूट 3 अपॉन में रूट 14 ये पैरेलल कंपोनेंट आ जाएगा एक्सेलरेशन का। फॉर परपेंडिकुलर कंपोनेंट में लिख सकता हूँ, फॉर परपेंडिकुलर कंपोनेंट, किसके लिए, परपेंडिकुलर कंपोनेंट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं लिखूंगा ए नेट वेक्टर जो होगा वो पैरेलल कंपोनेंट प्लस परपेंडिकुलर कंपोनेंट का रिजल्टेंट होगा। यहाँ से मैं देख सकता हूँ जो ए नेट वेक्टर होगा वो पैरेलल प्लस परपेंडिकुलर का वो होगा, रिजल्टेंट होगा। तो ए परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या बन जाएगा, ए वेक्टर माइनस ए पैरेलल वेक्टर। ए वेक्टर हमें पता है, ए वेक्टर हमें पता है 5 अपॉन में रूट 14, हाँ 5 अपॉन में रूट 14, और ये क्या बन जाएगा आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप माइनस ए पैरेलल क्या बना 10 अपॉन में रूट 14 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अब देखो 5 को तो अंदर मल्टीप्लाई कर लो और 10 को, और 1 बाई रूट 14 तो बाहर आ जाएगा। तो ये 5 आई कैप माइनस 10 आई कैप बन जाएगा, माइनस का 5 आई कैप, 10 जे कैप माइनस 10 जे कैप बन जाएगा 0, और 15 के कैप माइनस 10 के कैप बन जाएगा 5 के कैप। तो अब ये 5 कॉमन आ जाएगा, और ए परपेंडिकुलर जो बनेगा बेटा ये बन जाएगा 5 अपॉन में रूट 14 माइनस आई कैप प्लस के कैप। ये तुम्हारा कंपोनेंट बनेगा, वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट बनेगा। देख लो कोई मुश्किल काम नहीं है, बस थोड़ी सी प्रोसेस हमें लेंथी कैलकुलेशन करनी पड़ जाती, बाकी तो कुछ है ही नहीं ना। पैरेलल कंपोनेंट निकालने के लिए ए डॉट बी कैप करना है, यानी कि ए डॉट सी कैप इंटू डायरेक्शन के लिए सी कैप से फिर से मल्टीप्लाई कर दो। परपेंडिकुलर निकालने के लिए रिलेशन निकालेंगे, नेट जो होगा पैरेलल और परपेंडिकुलर का रिजल्टेंट होगा। क्लियर है? तो आराम से समझ लो इस क्वेश्चन को। कोई भी डाउट हो तो तुम्हें पता ही है, माफियाज डाउट क्लियर पे आके तुम डिस्कस कर सकते हो अपने जो भी डाउट हो। डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक उस डाउट ग्रुप की मिल ही जाएगी, ठीक है। टेलीग्राम पे अपना डाउट है ग्रुप है, ठीक है। या फिर अपना चैनल ज्वाइन करोगे माफियाज डाउट फिजिक्स माफिया टेलीग्राम ग्रुप, उसमें उसके नेम पे क्लिक करोगे तो बायो के अंदर जो लिंक्ड ग्रुप है वो लिंक्ड ग्रुप पे क्लिक करोगे तो वही ग्रुप ओपन होगा, वो ज्वाइन कर लेना डाउट्स डिस्कशन के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हें बोला गया है कि जो ए वेक्टर पी इज रोटेटेड अबाउट वेक्टर क्यू, पी को क्यू के अलोंग अबाउट हमें क्या करना है, रोटेट करा गया है। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द शेप जनरेटेड। ये एक क्यू वेक्टर है और ये एक पी वेक्टर गिवन है, और बोला है कि इस पी वेक्टर को क्यू के अराउंड रोटेट कराया जाता है, इसी एंगल पे मेंटेन करते हुए ऐसे रोटेट कराया गया। तो ये ऐसे बन जाएगा, ऐसे घूमेगा, ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा। तो ऐसे घूमेगा तो ये कोन बना लेगा। तो जो भी शेप बनी यानी कि वो शेप बनेगी कोन, और उस कोन का तुम्हें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। तो मैंने तुम्हें क्वेश्चन क्या बनेगा वो बता दिया कि क्या शेप बनेगी, किस तरीके से घूमेगा, इसके अबाउट घुमाना है। बस ऐसे पेन जैसे एक पेन के अबाउट किसी एंगल पे पेन लो और उसको चारों तरफ घुमा दो सेम एंगल मेंटेन करते हुए। तो पहले ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे चारों तरफ घूम के आएगा, कौन बनेगा। उस कौन का तुम्हें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। चलो कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। वही है पैरेलल परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालो, हाइट और रेडियस वगैरह आएंगी इस कौन की, और कैलकुलेट हो जाएगा। पहले खुद से ट्राई करो फिर मैं तुम्हें बताता हूँ, है ना, सोल्यूशन देखना। ये वर्टिकल एक्सिस है, इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट ये वाला वेक्टर ऐसे रोटेट करा गया है। तो इस रोटेशन से मैं बोल देता हूँ जैसे ये वाला कौन बनेगा, मान लो इस रोटेशन से ये कौन बना,
इस कोण की अगर मैं बात करूँगा तो ये इधर ऐसे ज्वाइन करेगा, ठीक है, इसी कलर से बना देता हूँ, ठीक है। ये कौन बना, सबसे पहले तो ये बना कौन। इस कौन के लिए ये तो रेडियस होगी, मैं बोल सकता हूँ ना ये रेडियस होगी, और ये वर्टिकल हाइट होगी एच। लेकिन ये आर और एच निकालें कैसे, या तो हमारे पास ये एंगल हो, तो क्योंकि हमें ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है, तो अगर ये हाइपोटेनस पता है और ये एंगल निकाल लें तो ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। समझ में आ गई क्या बात, कर सकते हैं ना। अगर इसको मैं एंगल थीटा बोलूँ तो जो हाइट होगी कौन की वो तो पी का कोस थीटा कॉम्पोनेंट बनेगी, जो कि पी का पैरेलल कॉम्पोनेंट है क्यू के डायरेक्शन में, और जो रेडियस है वो पी का साइन थीटा कॉम्पोनेंट बनेगी, जो कि पी का परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट है। समझ में आ गई क्या बात। तो यानी वही पैरेलल और परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट निकालने हैं, तो एच निकालने के लिए या तो तुम पी इंटू पी कोस थीटा कर सकते हो, अगर ये एंगल तुम्हें पता है तो। अगर एंगल निकालने हैं तो पी का कोस थीटा कॉम्पोनेंट, या फिर तुम पी डॉट क्यू कैप कर सकते हो, एक ही बात है। तो हम थीटा ही निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें आर निकालने के लिए थीटा तो साइन थीटा तो चाहिए ही होगा ना, या फिर हमें वो निकालना पड़ेगा पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, उससे निकालना पड़ेगा। तो एक बार कोस थीटा ही निकाल लेते हैं। कोस थीटा बन जाएगा पी डॉट क्यू अपॉन में पी क्यू। पी डॉट क्यू करेंगे तो देखो आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ में, ये बन जाएगा 2 इंटू 2 2 माइनस 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 2 2 अपॉन में ये मैग्नीट्यूड, पी का मैग्नीट्यूड कितना बन जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9, और दूसरी तरफ ये बन जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 3, ये बन जाएगा 3 बन जाएगा, ये कोस थीटा बन जाएगा, ऊपर तो 2 2 4 4 माइनस 1 3 अपॉन में ये बन जाएगा 3 इंटू ये 1 अपॉन में रूट 3, तो कोस थीटा आ जाएगा 1 अपॉन में रूट 3। तो साइन थीटा कितना बन जाएगा दोस्त, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, या फिर मैं बोलूँ कि इसको परपेंडिकुलर बेस अपॉन में हाइपोटेनस ले लूँ तो परपेंडिकुलर बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ हाइपोटेनस का, यानी कि रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन में हाइपोटेनस रूट 3, ये 3 माइनस 1 2 रूट 2 अपॉन में रूट 3, ये कोस थीटा और साइन थीटा आ गए। अब अगर कोस थीटा साइन थीटा आ गए तो फिर क्वेश्चन भी खत्म हो गया। क्यों, क्योंकि और पी का मैग्नीट्यूड हमें पता ही है, ये पी का मैग्नीट्यूड ही तो था, पी का मैग्नीट्यूड हमारे पास पता ही है, √9 यानी कि 3 है। समझ में आ गई बात। 3, ये वेक्टर्स की जो लेंथ है वो मीटर में दे रखी थी, यूनिट मीटर थी, तो ये 3 मीटर आ गया। तो चलो ठीक है, हाइट तो आ जाएगी पी का कोस थीटा कॉम्पोनेंट, पी है 3 इंटू कोस थीटा है बेटा 1 अपॉन में रूट 3, तो हाइट तो आ जाएगी इस जो तुम्हारा ये कौन बना इसकी हाइट तो √3 मीटर्स आ जाएगी, और जो रेडियस बनेगी वो पी का साइन थीटा कॉम्पोनेंट बनेगी, यानी कि 3 का √3/2 √2/√3 √2 अपॉन में √3, तो ये √3 इंटू √2 यानी कि √6 मीटर, रूट के अंदर 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो √6 मीटर ये रेडियस आ गई। अब करना क्या हमें, कर्व्ड सरफेस एरिया, अच्छा वॉल्यूम भी निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया और वॉल्यूम खैर निकाल सकते हैं अब तो, अगर हमारे पास में ये सारी डायरेक्शंस पता हैं। इस कोन के लिए अगर मैं बात करूँगा, कोन में अगर हमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है तो कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, ये एल होती है, ये एच होती है, और ये आर होती है कि नहीं। तो ये आर है, ये एच और एल है। एल तो तुम्हारा पी का मैग्नीट्यूड ही है जो कि है 3, और एच हमने निकाल लिया √3, और आर तुम्हारा है √6, यह भी निकाला हमने। तो अगर ये आ गए तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या बन जाएगा दोस्त, ये ले लेते हैं पाई आर एल बनता है, तो पाई इंटू आर कितना है √6 और एल कितना है 3, तो कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा 3√6 पाई 3, या फिर ऐसे लिख देते पाई इंटू 3√6 मीटर स्क्वायर, इतना आंसर आ जाएगा सरफेस एरिया का, पाई इंटू 3√6 मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम, वॉल्यूम हो जाएगा v लिख देते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है कौन का वॉल्यूम, 1 अपॉन में 3 पाई आर स्क्वायर क्या बन जाएगा √6 का स्क्वायर 6 बन जाएगा, इंटू एच है √3, तो ये बन जाएगा 3 2 जा 6, तो वॉल्यूम बन जाएगा पाई इंटू 2√3, और एक इसमें ये मीटर क्यूब में बन जाएगा, ये इसका वॉल्यूम आ गया।
तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट तुम एप्लीकेशंस इसके सोल्व कर सकते हो डॉट प्रोडक्ट के, जो अलग अलग सिनेरियो में तुम्हें अलग अलग चीज़ों के बारे में बताएंगे। तो वही है, पैरेलल कंपोनेंट निकालने के लिए उसका कोस थीटा कंपोनेंट लेना है जो थीटा एंगल बिटवीन वेक्टर्स होगा, और परपेंडिकुलर के लिए तुम्हें साइन थीटा कंपोनेंट लेना है। ठीक है, चलिए अब एक और एप्लीकेशन है बढ़िया सा डॉट प्रोडक्ट का, है ना। ये तुमने 9th 10th क्लास में ये सब चीज़ें प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी, सर्कल के अंदर ट्राइंगल्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो पढ़ी होंगी। ये थेल्स थ्योरम के नाम से एक थ्योरम होती है, जहाँ तुम्हें नाम नहीं भी पता हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो थ्योरम है वो क्या बोलती है वो समझ लो। ये थ्योरम ये प्रमेय बोलती है कि टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स ऑलवेज मेक 90 डिग्री एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। ये सर्कल की तुमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई कि अगर कोई डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स लेते हो तो वो सर्कल के सर्कमफेरेंस के किसी भी पॉइंट पे अगर उनको ज्वाइन करोगे तो वो हर जगह 90 डिग्री बनाते हैं, हर जगह वो 90 डिग्री बनाते हैं। ये तुमने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी। अब हमारा सवाल ये है कि क्या तुम इस प्रॉपर्टी को वेक्टर के हेल्प से प्रूव कर सकते हो क्या? क्योंकि देखो, अगर जिन्होंने लास्ट लेक्चर नहीं देखे उनको बता दूं कि हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर, प्रीवियस लेक्चर जो एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर एडिशन था, हमने उसमें भी जो तुमने ऑलरेडी पढ़ रखी थी 9th क्लास में, वो काफ़ी सारी चीज़ें वेक्टर्स के थ्रू प्रूव करी हैं, है ना। सिर्फ वेक्टर पढ़ा देने से कि ये वेक्टर होता है, इसका ये डेफिनेशन होती है, डॉट प्रोडक्ट होता है, एडिशन, कुछ काम का नहीं है ना। सिंपल बेसिक ज्योमेट्री क्या कहती है उसी की हेल्प से मैंने तुम्हें पूरा वेक्टर पढ़ाया। अगर तुमने बेसिक मैथ्स का लेक्चर सही से किया होगा तो तुम्हें इस वेक्टर के कोर्स में बिल्कुल भी 0% दिक्कत आ रही होगी। ठीक है, और जो कंटिन्यू कर रहे हैं वो तुम्हें बता भी सकते हैं, ग्रुप ज्वाइन कर लेना उसके लिए, बच्चों का फीडबैक से देखने के लिए। दूसरा एप्लीकेशन जो वेक्टर एडिशन का बोला था कि सेक्शन फॉर्मूला, इंटरनल सेक्शन और आउटर एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला m/n में जो डिवाइड करता है उसका फॉर्मूला हमने डिराइव करा था बाकायदा वेक्टर की हेल्प से। सेम चीज़ हम यहाँ पे करने, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं और भी कुछ तो इस लेक्चर में इंक्लूड करूँगा, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो मैं बिना लेक्चर के वैसे वीडियो डाला करूँगा, है ना। तुम्हें वेक्टर की, तुम्हें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो है वेक्टर, ये भी तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, और वेक्टर भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बट इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के डायरेक्ट डिस्टेंसेस निकालने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को वेक्टर बोल देते हैं, वो डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट निकालने को। तो उसी की तो हेल्प से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से हम नई मैथ डेवलप कर रहे हैं, वही वेक्टर, और कुछ नया चीज़ नहीं है वेक्टर, बस डायरेक्शन के साथ में हम चीज़ों को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो वही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर है तो फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, उसी की हेल्प से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की काफ़ी सारी चीज़ें सोल्व होनी चाहिए, तो वो होती भी हैं। उसी का एक एग्जाम्पल है कि क्या हम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट यूज करके, क्योंकि हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा, उसी का एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, क्या हम ये प्रूव कर सकते हैं क्या? तो वीडियो को पॉज करके 1-2 मिनट थॉट दो कि क्या हम कर सकते हैं। हमें देखो वेक्टर्स दिख रहे होंगे, हमें अगर ये परपेंडिकुलर यहाँ पे प्रूव करना है तो परपेंडिकुलर वेक्टर्स की कोई थ्योरम लग रही होगी। दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होंगे तो क्या होता है, दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो हमें पता है उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो कहीं ना कहीं हमें परपेंडिकुलर वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट को 0 करने की जरूरत है। उसके लिए हमें नहीं पता वेक्टर्स कौन से हैं, तो हम वेक्टर अपने आप से मान लेंगे और फिर उनको वेक्टर्स के फॉर्मेट में लिख करके और फिर हम उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ये अपना आइडिया है, समझ में आ गई क्या बात? अगर ये परपेंडिकुलर बना रहे होंगे तो इनका यहाँ पे इन वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। बस वही करने वाले हैं हम कि ये वेक्टर बनाएंगे, ये वेक्टर बनाएंगे, इनको रिप्रेजेंट करेंगे कि नहीं कांस्टेंट, ये एक कांस्टेंट वेक्टर होगा, इसके फॉर्मेट में इसको रिप्रेजेंट करेंगे और इनका डॉट प्रोडक्ट 0 करके देखेंगे। अगर वो हो जाएगा तो फिर ये परपेंडिकुलर है, और वो किसी भी रैंडम पॉइंट पे लेकर के देखेंगे तो वो फिर पॉइंट की पोजीशन पे भी डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो मान लो, हाँ इसको कॉपी कर लेते हैं सेम ही डायग्राम को प्रूफ के लिए। इस थ्योरम का प्रूफ क्या होगा? मान लो तुमने, इसको हटा देते हैं सारे, कोई एक रख लेते हैं, मान लो ये वाला वो रख लिया, ये पॉइंट लेते हैं कोई भी रैंडम पॉइंट, यहाँ पे अपन ने ये मान लिया, ये P पॉइंट है। ठीक है, कोई भी रैंडम पॉइंट है, हमें नहीं पता क्या लोकेशन का है, क्या कोऑर्डिनेट है इसके, बस ये सर्कमफेरेंस पे इतना पता है। ये डायमेट्रिकल अपोजिट पॉइंट के लिए ये सेंटर है, ये तुम्हारा सेंटर है, C बोल देते हैं इसको, ठीक है ना, या फिर C या O कुछ C बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इस पॉइंट को A बोल दिया, इस पॉइंट को B बोल दिया, बस ये 3 पॉइंट बन रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, देखो हमें वेक्टर्स बनाने हैं, ये वेक्टर एक बनाना है हमें AP वेक्टर, और एक हमें बनाना है BP वेक्टर। अगर ये दो वेक्टर हमने बना लिए तो इनका डॉट प्रोडक्ट करना है हमें। इन दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ तो तरीका होगा हमारे पास। अब एक ही ट्राइंगल में हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे भाई एक ये वेक्टर बना सकते थे कि ये वाला वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर इक्वल टू ये वाला वेक्टर,
तो वो ठीक है, वेक्टर बन जाएगा, लेकिन हमें डॉट प्रोडक्ट करने के लिए कोई चीज़ बनेगी नहीं। तो हमें ये पॉइंट P है, इसकी लोकेशन भी एक बार C के रेस्पेक्ट में, सेंटर के रेस्पेक्ट में डिफाइन कर लेते हैं कि अगर ये पॉइंट, अगर मैं ध्यान से देखूं तो हाँ, ये मान लो P पॉइंट की लोकेशन का ओरिजिन, C को ओरिजिन मान लेते हैं और इसकी लोकेशन डिफाइन करते हैं कि ये वाला मान लो P वेक्टर है इसका, P की लोकेशन का, और B जो है ये वाला, इस वाले को कुछ अलग कलर से, इस कलर से दिखा देता हूँ, ये तुम्हारा जो वेक्टर है, या फिर ऐसे दिखा देता हूँ, C से B तक का ये वेक्टर है एक, इसको अगर मैं कोई पोजीशन वेक्टर बोल देता हूँ, मान लो ये कोई B पॉइंट का कोई R वेक्टर है, लिख सकता हूँ B, C के रेस्पेक्ट में B का कोई पोजीशन वेक्टर है, डायमीटर के एक साइड का पोजीशन R वेक्टर, तो उसके जस्ट अपोजिट पॉइंट को, इस वाले पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को मैं माइनस R वेक्टर से लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। सबसे पहले तो हमने O को, C को ओरिजिन माना और फिर इसके रेस्पेक्ट में सारे वेक्टर्स डिफाइन कर रहे हैं, तो B का पोजीशन वेक्टर तो R माना, तो A का पोजीशन डायमीटर के अपोजिट पॉइंट ये माइनस R बन जाएगा, और इसको हमने P बोल दिया। अब सबसे पहले तो मैं ये बोल सकता हूँ कि R ऑफ A पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड और B के पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड और P के पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होगा, यानी कि जो R है तुम्हारा वही P होगा, ये जो R है वही P है। समझ में आ गई बात? ये रेडियस था इसलिए मैंने R वेक्टर मान लिया और कुछ नहीं है। P भी उतना ही है, सेम मैग्नीट्यूड का वेक्टर, सेंटर से सर्कमफेरेंस के बीच का डिस्टेंस है, तो R और P का मैग्नीट्यूड इक्वल है। सबसे पहले तो ये पता चल गया हमें, क्योंकि वो रेडियस ऑफ सेम सर्कल, रेडियस ऑफ सेम सर्कल ही तो है, तो अगर ये हमें पता लग गया तो फिर R और P का मैग्नीट्यूड इक्वल है, ये पता चल गया हमें। अब हमें ये वेक्टर लिख देना। अब हमारे पास कुछ वेक्टर्स हैं जिनकी R और P की हेल्प से मैं ये भी लिख सकता हूँ, ये भी लिख सकता हूँ। तो इस वाले ट्राइंगल से, ट्राइंगल CAP की हेल्प से तो मैं लिख सकता हूँ कि जो ये वेक्टर बनेगा, ये वाला वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर, इसका रिजल्टेंट है P, ठीक है ना। तो माइनस R वेक्टर प्लस AP वेक्टर, इसको बोल देता हूँ AP वेक्टर, इक्वल टू बन जाएगा P वेक्टर। तो AP वेक्टर जो बनेगा उसको मैं लिख सकता हूँ, उधर की तरफ चला जाएगा ये, R वेक्टर प्लस P वेक्टर, ये AP वेक्टर आ गया हमारे पास में। दूसरा जो ट्राइंगल है CBP, उसकी हेल्प से मैं लिख सकता हूँ कि ये वाला R वेक्टर प्लस ये BP वेक्टर इक्वल टू P वेक्टर बनेगा। तो मैं लिख सकता हूँ R वेक्टर प्लस BP वेक्टर इक्वल टू ये P वेक्टर बनेगा। तो इस बार जो BP वेक्टर बनेगा वो BP वेक्टर लिखा जा सकता है दोस्त P वेक्टर माइनस R वेक्टर। बस अब हमें इनका डॉट प्रोडक्ट देखना है। अगर हम डॉट प्रोडक्ट देखेंगे और वो अगर डॉट प्रोडक्ट जैसे AP डॉट BP, टू कैलकुलेट एंगल, एंगल कैलकुलेट करने के लिए हम डॉट प्रोडक्ट से ही तो करते हैं। टू कैलकुलेट एंगल एट P पॉइंट पे एंगल कैलकुलेट करने के लिए, जो कि होगा एंगल बिटवीन AP एंड BP। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल बन रहा है, ध्यान से देखना इसको, ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल, ये किस किस के बीच का एंगल है, ये P और P, ये किसके हेड आ रहे हैं, AP और BP के हेड टू हेड कनेक्ट करने पर जो एंगल बनता है वो एंगल बिटवीन वेक्टर से बनता है। तो ये दोनों, इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल, और यही हमें प्रूव करना 90 डिग्री है। तो उसके लिए कोई भी, अगर ये एंगल जनरल थीटा है तो उसके लिए हमें डॉट प्रोडक्ट तो देखना पड़ेगा ना। कोई भी दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने कोस थीटा A डॉट B अपॉन में भी करते हैं, तो डॉट प्रोडक्ट करते हैं। AP डॉट BP, AP की वैल्यू हमें पता है, AP की वैल्यू R प्लस P वेक्टर है, डॉट करना है इसका P माइनस R से, P माइनस R से, बस। अब इसको कैलकुलेट करो। सबसे पहले R का P के साथ में, तो R डॉट P बन जाएगा, फिर R का R के साथ में करेंगे तो माइनस का R डॉट R बन जाएगा, फिर प्लस का P के साथ में P डॉट P बन जाएगा, और फिर ये P का माइनस R के साथ में माइनस का P डॉट R बन जाएगा। R डॉट P और P डॉट R, देखो A डॉट B और B डॉट A इक्वल होते हैं, तो मैं बोल सकता हूँ R डॉट P और P डॉट R माइनस में ये कट जाएंगे एक दूसरे से, तो ये बन जाएगा माइनस ये P डॉट P माइनस R डॉट R, और खुद का वेक्टर का खुद से जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो P कोस 0 R कोस 0, तो P स्क्वायर कोस 0 1 R डॉट R कोस 0 1, तो ये P स्क्वायर माइनस R स्क्वायर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो जो AP डॉट BP वेक्टर बन रहा है वो P स्क्वायर माइनस R स्क्वायर बन रहा है, और सिंस P इक्वल टू R हमें पता है, जो डिस्टेंस P है और R है वो इक्वल हैं, क्योंकि दोनों सेम ही सर्कल की रेडियस हैं, तो इसको मैं P माइनस R
पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को 0 लिख सकता हूँ, यानी कि ए पी डॉट बी पी 0 बन रहा है। तो एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए पी एंड बी पी, जिसको मैं थीटा बोल रहा था, ये एंगल थीटा, एंगल बिटवीन ए पी एंड बी पी, एंगल एट पी, एट पॉइंट पी थीटा विल बी 90 डिग्री। देख लो यार, मतलब बहुत शानदार सा रिजल्ट, मतलब कि और अच्छे तरीके से जो हम पढ़ रहे हैं वेक्टर्स, हमें पता है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही एक दूसरा रूप है, बस डायरेक्शन के साथ में है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की सारी चीज़ें इसके थ्रू इसकी हेल्प से कैलकुलेट करी जा सकती हैं। कुछ हमने करी है, वो तुम जाके देख सकते हो, पिछले से पिछला लेक्चर एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर एडिशन, कुछ हम इसमें सीख रहे हैं और भी आगे सीखेंगे अभी लेक्चर में। बट ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल था जिससे तुम रिलेट कर सकते हो, क्योंकि तुमने 9th 10th क्लास में चीज़ें पढ़ी थी, तो ये क्यों होता है ऐसा, वो तुम जाके अभी समझ सकते हो। क्लियर है क्या यार? ठीक है, चलिए नेक्स्ट एप्लीकेशन जो है, नेक्स्ट एप्लीकेशन है तुम्हारा वर्क। क्या है बेटा? वर्क। वर्क डन बाय द फोर्स अगर हमें कैलकुलेट करना है तो ध्यान से देखो, कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, उस पर फोर्स F लगाया और ब्लॉक डिस्प्लेस हुआ। सबसे पहले वर्क डन की डेफिनेशन क्या होती है, अगर वो डेफिनेशन तुम्हें पता होगी तो तुम अपने आप चीज़ें समझ जाओगे। वर्क डन की डेफिनेशन क्या होती है कि वर्क डन बाय द फोर्स इज डिफाइंड बाय द मल्टीप्लिकेशन of force and displacement in the direction of force। सबसे पहली बात तो किसी फोर्स ने वर्क कितना करा, तुमने फोर्स F लगाया, ब्लॉक डिस्प्लेस हुआ, फोर्स इधर तुमने लगाया, तुम इधर खींचना चाह रहे थे, क्या इस तरफ ब्लॉक डिस्प्लेस हुआ? वो देखने के लिए नेट डिस्प्लेसमेंट का इस तरफ कंपोनेंट देखो कि ये नेट डिस्प्लेसमेंट था, इस तरफ कंपोनेंट दिखा तो ये पैरेलल कंपोनेंट आ गया। हाँ, इस तरफ इतना डिस्प्लेस हुआ है तो इसने इतना डिस्प्लेस करने में इसको वर्क प्रोवाइड करा है, इतनी अपनी एनर्जी खर्च करी है इस फोर्स ने, तो बिल्कुल इसका डिस्प्लेसमेंट आएगा। अगर मैं बोलता कि कोई फोर्स ऐसे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है तो क्या इस फोर्स के डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट हो पाया? नहीं। क्या ये फोर्स इसको डिस्प्लेस कर पाया? नहीं कर पाया, यानी कि इसका कोई वर्क डन नहीं होगा। समझ में आ गई क्या बात? एफर्ट मैटर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तुमने जो एफर्ट किया उसके डायरेक्शन में कोई रिजल्ट तुम्हें दिख रहा है क्या? अगर हाँ तो उसने वर्क किया, नहीं तो नहीं किया। तुमने इस तरफ फोर्स लगाया, ब्लॉक डिस्प्लेस हुआ इस तरफ, इसका इधर की तरफ कंपोनेंट देखा कि क्या इस डिस्प्लेसमेंट का इधर कंपोनेंट परपेंडिकुलर डाला मैंने, तो ये पैरेलल कंपोनेंट आएगा डिस्प्लेसमेंट का फोर्स के डायरेक्शन में। हाँ, इस तरफ डिस्प्लेस हुआ है तो ये वर्क होगा। अब अगर इस तरफ डिस्प्लेस हुआ है तो फोर्स इंटू वो कंपोनेंट जो इसके डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ है, एफ इंटू एस का कोस थीटा कंपोनेंट, ये वर्क डन है। तो एफ इंटू एस कोस थीटा को तो मैं एस इंटू एफ कोस थीटा भी तो लिख सकता हूँ। अगर कोई फोर्स लग रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट है, तब तो उस फोर्स ने वर्क किया होगा, अदरवाइज परपेंडिकुलर वाले ने नहीं किया होगा। ऐसे भी बोल सकता हूँ दूसरे तरीके से। तो जो वर्क डन होता है, वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का इन द कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, या फिर मैं इसको एफ डॉट एस बोल दूं या फिर एस डॉट एफ बोल दूं, कुछ भी बोल दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। एफ एस कोस थीटा या फिर एस एफ कोस थीटा, दोनों ही तरीके से, ठीक है। तो वर्क डन सिंपली डिफाइंड होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन। वेरिएबल फोर्सेस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा छोटे छोटे एलिमेंट लेकर के। वो हम फिर जब पूरा वर्क डन चैप्टर पढ़ेंगे ना, वर्क एनर्जी पावर, उसी में फिर बाकी डिटेल में चर्चा करेंगे। हम अभी इसका सिंपल डेफिनेशन समझ रहे हैं कि ये डॉट प्रोडक्ट क्यों बना, क्योंकि ये बन रहा है एफ एस कोस थीटा, और एफ एस कोस थीटा क्या होता है? फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी और एस भी वेक्टर क्वांटिटी, और दोनों की वेक्टर क्वांटिटी कोस थीटा के कंपोनेंट में आ रही है। तो एफ एस कोस थीटा क्या बन जाएगा बेटा? एफ डॉट एस बन जाएगा। और अगर एफ डॉट एस, एफ एस कोस थीटा क्या बन सकता है? एफ डॉट एस या फिर एस डॉट एफ, एक ही बात है। फोर्स यहाँ, एफ यहाँ पे बन जाएगा फोर्स, और ये बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट। ये नेट डिस्प्लेसमेंट और फोर्स है, उनका डॉट प्रोडक्ट करना है। समझ में आ गई बात? अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एक दूसरे की तरफ कोई कंपोनेंट आ रहा है, तब तो वो एक, मतलब फोर्स ने उसको डिस्प्लेस करने में अपनी मेहनत लगाई है, तो वो डिस्प्लेस हुआ भी है, तो उसका वर्क हुआ है, अदरवाइज तो नहीं हुआ है।
कोई ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, इस तरफ की फोर्स लगा, तो इस तरफ फोर्स लगाना, यदि इधर अगर खींच पाता तो ये वर्क कर पाता ना। इसने एफर्ट जरूर करे लेकिन इससे वर्क नहीं हो पाया। इस तरफ कोई फोर्स है और इस तरफ डिस्प्लेस हुआ है, तो उसने जितना भी एफर्ट किया उसके करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम वर्क हो पाया है। और किसी एंगल पे है तो फिर जितना डिस्प्लेस हुआ उसका कोई कंपोनेंट इसके डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ है, तो उसका एंगल के हिसाब से उतना ही कंपोनेंट बन पाया है, वर्क डन के अंदर उतना ही हेल्प उसका हो पाया है। समझ में आ गई क्या बात? अब होगा कैसे, मान लो कोई फोर्स वेक्टर दे रखा होगा, मान लो एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, और डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो वर्क डन निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, एफ डॉट एस करेंगे। कितना, एफ डॉट एस डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो देखो, तुम देखो आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ, तो एफ एक्स इंटू एक्स। इस तो मैं बोल सकता हूँ कि एक्स के फोर्स ने एक्स में डिस्प्लेसमेंट करवाया होगा तो एक्स के फोर्स का वर्क डन होगा, प्लस में एफ वाई इंटू वाई प्लस एफ जेड इंटू जेड। सिंपली मैं ये भी बोल सकता हूँ कि अगर एक्स में कोई फोर्स का कंपोनेंट आया है और एक्स में डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो उसका कंपोनेंट का वर्क डन होगा। वाई के कंपोनेंट की वजह से तभी वर्क डन होगा जब वाई में डिस्प्लेसमेंट आएगा, जेड के कंपोनेंट का उसी तभी वर्क डन होगा जब जेड में डिस्प्लेसमेंट आएगा। अगर कोई पार्टिकल एक्स में डिस्प्लेस हो रहा है और वाई में फोर्स लग रहा है, तो एक्स में क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है तो एक्स का कोई फोर्स, वाई में फोर्स लग रहा है और एक्स में डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो वाई में क्योंकि फोर्स लग रहा था लेकिन डिस्प्लेसमेंट सिर्फ एक्स में था, तो ये दोनों जीरो थे, तो इन कंपोनेंट्स का वर्क डन जीरो रहेगा। इसका मीनिंग ये भी तो हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे कैसे, डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे कि अगर कोई पोजीशन है तुम्हारा, तुम ए से बी तक गए, किसी भी तरीके से चल के गए, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर मान लो तुम इस पोजीशन ए से, जिसका पोजीशन वेक्टर आर ए है या फिर इसको आर इनिशियल बोल सकते हैं हम, और तुम चल के गए फाइनली किसी बी पे, चल के कैसे गए, चल के किसी भी रैंडम पाथ से गए हो तुम, समझ में आ गई ये बात। लेकिन ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है इनिशियल से फाइनल, और यहाँ पे पहुंचे तो ये तुम्हारा फाइनल पोजीशन वेक्टर बन गया। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखा जा सकता है, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। कितना तुम्हारा पोजीशन कितना चेंज हुआ वही तो डिस्प्लेसमेंट है। या फिर ट्राइंगल एडिशन से देखो, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन तो वही कि पोजीशन में कितना चेंज हुआ उसे तो लिख दिया फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। या फिर देखो आर इनिशियल प्लस एस इक्वल टू आर फाइनल बनता है, ऐसे भी वेक्टर एडिशन से भी देख सकते हो कि आर इनिशियल प्लस एस में इनिशियल पोजीशन में तुम डिस्प्लेसमेंट ऐड करोगे तब तुम फाइनल पोजीशन पे पहुंचोगे, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। अब अगर डिस्प्लेसमेंट आ गया तो वर्क डन भी आ जाएगा, क्योंकि एफ हमें पता होगा, डिस्प्लेसमेंट पता होगा, एफ डॉट एस से वर्क डन निकल के आ जाएगा। वर्क डन की यूनिट क्या होगी बेटा, यूनिट तो तुम्हें पता है, यूनिट फोर्स की यूनिट न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की मीटर, न्यूटन इंटू मीटर को जूल भी बोल दिया जाता है। तो ये एक एग्जाम्पल है जो हमें पढ़ेंगे। अभी इसके कुछ बेसिक क्वेश्चंस कर लेते हैं, जब वर्क एनर्जी पावर चैप्टर पढ़ेंगे तब तो इसके बड़े बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने ही हैं। अभी इसका डॉट प्रोडक्ट का एप्लीकेशन समझने के लिए हम इसको कर लेते हैं कि पार्टिकल हैज डिस्प्लेस्ड बाय डिस्प्लेसमेंट दिस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स दिस फाइंड वर्क डन बाय द फोर्स। सिंपल सा है कि अगर फोर्स उस पे ऑब्जेक्ट पे इतना लगा 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 5 के कैप, लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट हो सकता है इनिशियल वेलोसिटी कुछ हो, उसकी वजह से किसी और डायरेक्शन में भी जा रहा हो लेकिन फोर्स भी लग रहा हो, तो डिस्प्लेसमेंट जो हुआ ओवरऑल 2 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस के कैप हुआ। तो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन होगा दोस्त एफ डॉट एस। एफ डॉट एस करेंगे तो 2 का 2 के साथ में 4 माइनस 1 इंटू माइनस 4 प्लस 5 इंटू 1 5, तो वर्क डन जो बनेगा बेटा कितना बन जाएगा, 5 जूल बन जाएगा। समझ में आ गई बात, वर्क डन कितना बन जाएगा, 5 जूल। बिल्कुल बेसिक सा एग्जांपल था, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ये इसका वर्क डन का फॉर्मूला बन जाएगा। और उसको डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 2 इंटू 2 4, 1 इंटू माइनस 4, 5 इंटू 1 5, तो ये तुम्हारा बन जाएगा तुम्हारा वर्क डन, 5 जूल निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको तुम खुद से एक बार ट्राई करो और फिर कोई डाउट आता है तो तुम पूछना। पार्टिकल को डिस्प्लेस करा गया पॉइंट ए पॉइंट 1,2,0 से तुम लेके गए उसको बी 1,3,4 तक। तो सबसे पहले तो डिस्प्लेसमेंट होगा आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, यानी कि 1 माइनस 1 0 आई कैप प्लस 3 माइनस 2 1 जे कैप प्लस 4 माइनस 0 4 के कैप। तो डिस्प्लेसमेंट आ गया तुम्हारा जे कैप प्लस 4 के कैप मीटर में। ठीक है, ये यूनिट्स लिख लो मीटर में ताकि हाँ यूनिट में कोई गड़बड़ी ना हो वर्क डन की। फोर्स तुम्हें दे रखा है कि फोर्स कितना लगा है बेटा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, इतना न्यूटन। तो डिस्प्लेस वर्क डन कितना होगा, वर्क डन एफ डॉट एस, सिंपल है, एफ है तुम्हारे पास आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप
डॉट करना है जे कैप प्लस 4 के कैप से। तो आई का आई के साथ तो जीरो हो जाएगा क्योंकि सिर्फ आई है ही नहीं, और जे का जे के साथ 1 × 1 1, के का के के साथ 1 × 4 4। तो वर्क डन 5 जूल आ जाएगा। इसीलिए वर्क डन देखो स्केलर क्वांटिटी होती है ना, और वो स्केलर बन के भी आ रही है। वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी होती है और डॉट प्रोडक्ट से हमें स्केलर ही मिलता है। वो वेक्टर लगा दिया था वो गलत था, है ना। तो ये वर्क डन स्केलर क्वांटिटी होती है, एफ डॉट एस से निकल के आती है। क्लियर है, यहाँ पे भी 5 जूल का ही वर्क डन निकल के आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क के लिए है। इसमें बोला है, मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ, तुम करने की कोशिश करना, और अगर इस क्वेश्चन में डाउट हो तो तुम्हें पता है क्या करना है। माफियाज डाउट क्लियर ग्रुप है अपना, उस ग्रुप में आकर के तुम अपना डाउट पूछ सकते हो। 10:30 पे डेली लाइव ऑडियो सेशन होता ही है मेरा 10:30 PM पे, तुम वहाँ पे भी आके डिस्कस कर सकते हो। और चैनल की और डाउट ग्रुप की दोनों की लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन मैं बताता हूँ कि √22 न्यूटन का एक फोर्स है जो कि एक पार्टिकल पे लगता है, और अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ वेक्टर दिस एंड दिस। दो वेक्टर है, पी वेक्टर, एक वेक्टर क्यू। ये मान लो पी इधर है, क्यू इधर है। ठीक है, ये बोला है कि इनका जो एंगल बाइसेक्टर, रिजल्टेंट नहीं, रिजल्टेंट तो तुम पी प्लस क्यू से निकाल लोगे, इनका जो एंगल बाइसेक्टर है इक्वल एंगल वाला θ/2 वाला, उसके अलोंग एक फोर्स निकालना है जो कि 22 न्यूटन का है। सबसे पहले तो ये फोर्स निकालना, डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी इन दोनों की एंगल बाइसेक्टर की। वो मैंने तुम्हें निकालना सिखा रखी है, अगर नहीं देखा है तो प्रीवियस लेक्चर देख लेना। प्रीवियस नहीं, एप्लीकेशन ऑफ एडिशन, एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर एडिशन, शायद लेक्चर नंबर 6 होगा, है ना, इससे एक पिछला छोड़ के। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा उसकी, है ना। उसमें मैंने तुम्हें बता रखा है कि कोई दो वेक्टर के बीच में एंगल बाइसेक्टर कैसे निकाला जा सकता है। हिंट बता देता हूँ कि इसका यूनिट वेक्टर और इसका यूनिट वेक्टर, दो यूनिट वेक्टर के बीच में जो आएगा वो इक्वल एंगल पे ही आएगा, वो तुम कैलकुलेट कर लेना। और डिटेल में सीखना है तो तुम वो लेक्चर जाके देख लेना। तो इन दोनों का एंगल बाइसेक्टर निकालना है, और पार्टिकल डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। अब बोला कि ए से बी की डायरेक्शन में, ए से बी जाना है तो डिस्प्लेसमेंट तो फाइनल माइनस इनिशियल हो ही जाएगा। तो बोला वर्क डन बताओ। तो पहले तो फोर्स की डायरेक्शन निकाल करके इन दोनों के एंगल बाइसेक्टर की, उसको मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करके, और फिर नेट वेक्टर निकालना है फोर्स का, और फिर डिस्प्लेसमेंट निकाल करके फिर डॉट प्रोडक्ट करना है। इसीलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम होमवर्क है, आराम से करना, 10 मिनट 15 मिनट जितना भी लगे। ऐसा नहीं है कि तुम 1 घंटा खराब कर दो, कोई सेंस नहीं है। पहले 10-15 मिनट ट्राई करना, हो पाए तो ठीक है। मैंने जो लेक्चर बताया उसमें वो देखना, मैंने लेक्चर में कवर करा हुआ है कि एंगल बाइसेक्टर कैसे निकाला जाता है, और उसके बाद में एफ डॉट एस करने की कोशिश करना। अगर हो जाए तो ठीक है। आंसर जो इसका बनेगा, आंसर इसका 4 जूल बनेगा। अगर आंसर मैच कर जाए तो बड़ी अच्छी बात है, और अगर फिर भी कोई डाउट रहे तो डाउट ग्रुप में आकर के तुम मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करोगे तो मजा आएगा। ठीक है, तो भाई आई थिंक बहुत है आज के लिए, है ना। ये काफ़ी अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हमने सीखे हैं, और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वगैरह, ये भी हम करेंगे। तो आज के लिए ठीक है इतना। और अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना अपना। ठीक है, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर देना जिस भी तरीके का प्रिपरेशन से रिलेटेड डाउट हो। माफियाज डाउट क्लियर ज्वाइन कर लेना 10:30 PM पे अपना, 10:30 PM पे अपना लाइव ऑडियो सेशन होता है, वहाँ पे जाके मुझसे तुम लाइव बातें कर सकते हो, जो भी डिस्कस करना हो। और बाकी अपने डाउट्स तुम 24/7 यहाँ पे पोस्ट करके डिस्कस कर ही सकते हो। ठीक है, और अपने दोस्तों को रिकमेंड कर सकते हो कोर्स अच्छा लगे तो। बाकी वीडियो लाइक कर देना अच्छा लगा हो लेक्चर तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं हो तो। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा बाय बाय।